डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, आप यहाँ वाराणसी में एक एमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट हैं और आपने बुनकरों के मोहल्ले पर काफ़ी कुछ स्टडी किया है, सर्वे किया है। मुस्लिम जो बैकवर्ड और पिछड़े जो मोहल्ले हैं उन पर आपने काम किया है। अगर हम वाराणसी मशहूर है बुनकरों की वजह से, उनके जो प्रोडक्शंस की वजह से, अगर हम बात करें यहाँ के बुनकरों की, उनकी हालत की, तो कैसे आप ब्रीफ करेंगे? क्या हालत है इस वक्त बनारस में बुनकरों की? अब हालात क्या बताया जाए, मेरा ख्याल है कि बद से बदतर हालात जो हो सकते हैं बुनकरों के हालात वैसे ही हैं यहाँ। आपने कुछ सर्वे किया है कुछ एरिया में, कुछ मोहल्ले में, क्या पाया वहाँ पे? हाँ, देखिए 1990 के बाद जब बुनकरी में मंदी आई तो उसके बाद मुसलमानों के जो ओरिजिनल मोहल्ले थे वहाँ के वो बुनकर उन लोगों ने अपने मकान को बेचा। वो उनकी माली हालत ख़राब होने लगी तो वो मकान बेच के नई कॉलोनियाँ डेवलप हुई, वहाँ पर गए। ये लगभग 20-25-30 साल पहले की बात है। तो 20-25 साल से पहले से जो मोहल्ले बसने लगे उन मोहल्लों के हालात, शायद मैं उन्हें मोहल्ला नहीं कह सकता, या मेरे जैसा आदमी तो कभी सोचता है कि ऐसा कोई कॉलोनी नहीं बसी हुई जिनके पास कोई भी सुविधा मौजूद हो। सीवर लाइन नहीं है उनके पास, इलेक्ट्रिक नहीं है उनके पास, गलियां नहीं है उनके पास, सड़कें नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, वोटर आई कार्ड नहीं है उनके पास, बैंक में अकाउंट उनके नहीं खुलते। किन किन समस्याओं की हम बात करें? शायद उनकी ज़िंदगी जो है उनकी अपनी ज़िंदगी नहीं है, या कोई एक आम आदमी जैसा एक आम शहरी रहता है, ऐसा वो दिखलाई नहीं पड़ता। वाराणसी के कुछ ऐसे मोहल्ले या कुछ ऐसे एरिया का नाम आप बताइए जहाँ नई आबादियाँ बसी हैं, उन्हीं वही आबादियाँ जो पहले कभी शहर में रहा करती थी बुनकरों की, इन गरीबी की वजह से उनको अपना मकान घर छोड़ना पड़ा और नई आबादियों में जाकर बसे। ऐसे कौन से इलाके हैं? मैं 2-3 मोहल्लों को जिनका मैंने सर्वे किया है, खासतौर पर मैं पुल कोहना का एक एरिया है जिसमें रहमतपुरा और भट्टे का एक बहुत बड़ा मुसलमानों की आबादी का इलाका है जो करीब 25-30 साल पहले से बसा हुआ है, और 25-30 साल के से लगभग 500 मुस्लिम परिवार वहाँ रहते हैं, जिनके हालात जो है अगर वो बुनकरी करते हैं तो उनका घर चलता है। लेकिन बुनकरी में ये हालत है कि वो मजदूरी करते हैं और 100 रुपये 75 रुपये ऐसे रोज कमा पाना बहुत मुश्किल होता है। स्कूल उनके आस पास कहीं नहीं नजर आते, हॉस्पिटल उनके पास नहीं है, दुनिया भर के आशा बहुएं चली हुई हैं, दुनिया भर के सर्व शिक्षा अभियान चले हुए हैं, लेकिन जिसे हम आप कह सकते हैं डेवलपमेंट की, विकास की एक भी रोशनी उनके इर्द गिर्द कहीं दिखलाई नहीं पड़ती, और बजबजाती नालियों के बीच में उनके बच्चे और वो खुद जिंदगी गुजारते रहते हैं। तो ये जो पिछड़ापन है, लगभग 30 साल पहले वो आबादी बसी है और आज तक वहाँ सीवर लाइन नहीं है, रोड नहीं है, इसकी बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? ये राजनीतिक पार्टियों का उनके साथ एक तरह से भेदभाव है। सभी तमाम राजनीतिक पार्टियां आई, तमाम लोग आए, तमाम एमपी मिले जाए, लगभग 3 टर्म से मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कहीं भी कोई उनको सुनने को तैयार नहीं होता। नगर निगम है, नगर निगम का मौजूदा सभासद कहता है कि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया इसलिए मैं उधर नहीं जाता। तो इस तरह का जो भेदभाव है, मैंने पहले भी आपको बताया कि इस तरह का जो ऊपरी तौर पर तो ऐसा दिखलाई नहीं पड़ता कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन कहीं है मुस्लिम या मुसलमानों के साथ, लेकिन जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, सरकार चलाने वाले या जिनके गए हुए प्रतिनिधि हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं करते। कभी भी उनके साथ कभी इंसाफ नहीं होता, और उससे सटे हुए और अलग दूसरे मोहल्ले जो हैं बिल्कुल साफ सुथरा और चिकने नजर आते हैं, लेकिन इनके साथ बिल्कुल इंसाफ नहीं होता। एक बैंक लोन लेने के लिए अगर ये जाते हैं तो इनको इतनी गारंटी मांग ली जाती है कि ये दे नहीं पाते, और ये बदहाल जिंदगी गुजर पाते। तो ऐसे में जब आप वहाँ बराबर आप उन एरियाज में आप विजिट करते हैं, आपके जो वर्कर्स हैं सर्वे के लिए, तो वहाँ क्या जो नई नस्ल वहाँ जो आ रही है, 18 साल 20 साल 15 साल के जो बच्चे हैं, उनकी सोच अब क्या मायूसी के शिकार नजर आ रहे हैं? कैसा लग रहा है? मायूसी के शिकार भी आप कह सकते हैं, लेकिन चूंकि वो उसी माशरे से निकले हुए हैं, पढ़ाई लिखाई उनके साथ हो नहीं पाई, और वो दूसरे कम्युनिटी के साथ बहुत कुछ उनका उठना बैठना नहीं होता, और वो पहले दिन से ये पाल के चलते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे साथ कोई किसी को हमदर्दी नहीं है, और ऐसा वो महसूस करते हैं, तो ऐसा उनके साथ गुजर चुका रहता है, इसलिए बहुत उम्मीद वो नहीं रखते। उन्हें कहीं से उम्मीद नहीं रखती। उनमें से अगर 1-2% कभी सरकारी अस्पताल जाने की कोशिश करते हैं, सरकारी दफ्तर जाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें सुना नहीं जाता, और उन्हें कभी कभी तो बहुत अपमानित होना पड़ता है, बेइज्जत होकर वापस आ जाते हैं। ऐसे में वो कहीं भी जाने आने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं।
आप खुद अपने तौर पर आप कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट वहाँ पे एनजीओ की तरफ से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताइए इसके बारे में आप। हम लोगों ने पहले तो यूं ही सर्वे किया कि मुसलमानों के पास क्या है, इतने गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट इतने हैं, इतना बजट आ रहा है, तो शायद जिले में कुछ डेवलपमेंट हो। इनकी मुसलमानों के लिए अलग से बजट आ रहा है, अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है, अल्पसंख्यक वित्त निगम बना हुआ है और अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट है जिले में, शायद ये कुछ उनके लिए करे। हम लोग इस बारे में सर्वे किया हम लोगों ने और उनकी बदहाल स्थिति को देखा, तो मुझे ये जानकर अफसोस हुआ कि उन पर जो बजट आता है उसका 30 से 35% भी उनके ऊपर साल भर में खर्च नहीं हो पाता। अगर ईमानदारी से इतने बजट को, जो बजट उनके हिस्से का आता है, जो खास तौर पर उनके लिए आता है, अगर वही बजट उन पर खर्च कर दिया जाए तो शायद उनकी स्थिति जो है, उसके हालात जो है बहुत तेजी से बदल जाएं। लेकिन सरकारी मशीनरी, सरकारी और मीडिया का उपेक्षापूर्ण व्यवहार उनके साथ जो है वह इससे उन पर आया हुआ बजट दूसरे मदों में खर्च कर दिया जाता और कोई पूछने वाला नहीं होता। आप अपने लेवल से इस बात की कैसे कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 60, 70, 80% वो टीका बजट उन एरियाज पे खर्च हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हमने उन लोगों का सर्वे करके उन लोगों की बात जो है जिले स्तर पर और प्रदेश स्तर पर अपने स्तर से पहुंचाने की कोशिश की। उनको हमने एम्पावर करने की कोशिश की कि आप अपने हक हुकूक की लड़ाई खुद लड़िए, आप छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बनाइए और अपनी प्रॉब्लम को लेकर समूह की तादाद में जो है पहुंचिए। एक जो आपका संख्या बल रहेगा, लोकतंत्र में संख्या बल का बहुत महत्व है, और आप अपनी इस मजबूती के साथ जिलाधिकारी के यहाँ जाइए, जोनल अधिकारी के यहाँ जाइए, स्वास्थ्य अधिकारी के यहाँ जाइए और वहाँ बैठिए, एम्पावर होइए, अपना हुकूक मांगिए, तो शायद ये लोग देने की स्थिति में आए। क्योंकि हमारा राइट बेस्ड अप्रोच है, हमारे हुकूक हैं, हम भी समान नागरिक हैं, समान अधिकार हमारा है और हम इस अधिकार को लड़के भी ले सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब रिक्वेस्ट का जमाना नहीं रहा, हमें हमारे हुकूक मिलने चाहिए। एक आम नागरिक होने के नाते एक इक्वल अपॉर्चुनिटी हमें मिलनी चाहिए। उसके लिए हम उन्हें संगठित कर रहे हैं, उन्हें अवेयर कर रहे हैं, उनकी योजनाओं के बारे में उन्हें बता रहे हैं, उनको बजट के बारे में बता रहे हैं और उनकी ताकत को साथ लेकर अधिकारियों पर दबाव बनाकर ये बजट जो है ज़्यादा से ज़्यादा उन पर खर्च करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।